Hello, good morning, dear students. I am Mukesh Kumar. I welcome you in our online classes. We are reading lesson number 4, Landscape of the Soul of 11th class. On your screen, you can see an article which was published in Hindustan Times on 28th of August 2005 by Brinda Suri. जैसा कि आपको पता है कि हम अपना जो लेसन है लगभग पढ़ चुके हैं, लास्ट का छोटा सा एक हिस्सा रह गया है। इसका टाइटल है गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट। ओके, आगे हम शुरू करते हैं। व्हेन फ्रेंच पेंटर जीन डुबुफेट म्यूटेड द concept of art brut in 1940s, the art of untrained visionary was of minority interest. When जब फ्रेंच पेंटर, एक पेंटर जिनका नाम है जीन डुबुफेट म्यूटेड मैंने प्रस्तुत करना द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट ब्रूट का मतलब क्या होता है? फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब होता है रो आर्ट, मतलब अनट्रेंड आर्टिस्ट जो होते हैं, ऐसे कलाकार जिन्होंने कोई प्रशिक्षण नहीं लिया होता, वो आर्टिस्ट कह रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ उन्होंने प्रस्तुत किया था कॉन्सेप्ट आर्ट ब्रूट का। थोड़ी सी एक बार ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। कब? 1940s के अंदर। द आर्ट ऑफ द अनट्रेंड, एक ऐसी कला जो कि अनट्रेंड, बिना किसी प्रशिक्षित, जो अनट्रेंड प्रशिक्षित व्यक्तियों के द्वारा वाज ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, जो कि कुछ एक लोगों का इंटरेस्ट ही उसके अंदर था। माइनॉरिटी मतलब कम संख्या के अंदर जो लोग होते हैं। फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट विल्ड बिगिनिंग, फ्रॉम मतलब तब से, ऑलमोस्ट पूरी तरह, विल्ड मतलब होता है जो पर्दे के अंदर हो, बिगिनिंग मतलब शुरुआत। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो मान के चलो ये पूरे पर्दे में था, लोग इसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं थे। आउटसाइडर आर्ट का मतलब यही होता है, आर्ट प्रोड्यूस्ड बाय अनट्रेंड आर्टिस्ट, एक ऐसी कला जो कि अनट्रेंड आर्टिस्ट के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। ओके, और कह रहे हैं कि हैज ग्रेजुअली बिकम द फास्टेस्ट ग्रोविंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन कंटेम्प्रेरी आर्ट इंटरनेशनली। ये जो आउटसाइडर आर्ट है, ये धीरे धीरे बन गई सबसे तेजी से, धीरे धीरे मतलब तेजी से बन गई ग्रोविंग एरिया, बढ़ता हुआ क्षेत्र ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो लोगों की रुचि है इसके अंदर धीरे धीरे बढ़ती गई, बहुत तेजी से बढ़ती गई। इन कंटेम्प्रेरी, आज के जो समकालीन है, समकालीन जो कला है उसके अंदर इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर। मतलब क्या, ऊपर वाला जो पैरा है इसके अंदर यही दिखाया गया है कि जो फ्रेंच पेंटर है जीन डुबुफेट, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट, एक विचार लेके आए थे आर्ट ब्रूट। इसका मतलब ये होता है कि रो आर्ट एक ऐसी कला जो कि बिना किसी ट्रेनिंग लिए हुए आर्टिस्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो धीरे धीरे बढ़ती गई पूरे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। दिस जेनर इज डिस्क्राइब एज आर्ट ऑफ दोज हु हैव नो राइट टू एज दे हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग। अब कह रहे हैं कि ये जो क्षेत्र है, जेनर मैंने, ये जो शैली है, इज डिस्क्राइब, ये प्रस्तुत की जाती है एज द आर्ट ऑफ, उनकी कला, दोज हु हैव नो राइट, जिनके पास कोई अधिकार नहीं होता, टू बी आर्टिस्ट कहलाने का, एज दे हैव रिसीव्ड, क्योंकि उन्होंने कोई भी जो रिसीव नो फॉर्मल ट्रेनिंग, उन्होंने कोई भी औपचारिक रूप से कोई ट्रेनिंग उन्होंने नहीं ली थी। इस वजह से उनके लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो क्या है, जैसे ये जो आउटसाइडर आर्ट है उन लोगों के लिए यूज़ किया था जिन्होंने कोई भी ट्रेनिंग नहीं ली। येट शो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इनसाइड, लेकिन फिर भी वो अपना जो टैलेंट है वो शो करते हैं, और अपने आर्टिस्टिक, अपने जो कलात्मक अंतर्दृष्टि है, इनसाइड मैंने अंतर्दृष्टि है, वो शो करते हैं। देयर वर्क्स आर ए स्टिमुलेटिंग कंट्रास्ट टू अ लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफरिंग्स, उनके जो काम है वो स्टिमुलेटिंग बिल्कुल अलग हैं, स्टिमुलेटिंग बिल्कुल और कंट्रास्ट अलग हैं, जो उनके काम है बिल्कुल अलग हैं, टू अ लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफरिंग, जो मेन स्ट्रीम, जो मुख्य धारा की जो कलाएं हैं उनसे बिल्कुल अलग होती हैं उनके जो काम हैं। अराउंड द टाइम डुबुफेट was propounding his concept in India, an untutored genius was creating paradise। अराउंड मतलब के दौरान, ठीक है, उस समय जब डुबुफेट अपना जो कॉन्सेप्ट है वो लेके आए थे, तो भारत में क्या हुआ, एक अनट्यूटर्ड, ट्यूटर्ड होता है कि मतलब वो प्राइवेट टीचर हो ना, जो मतलब आप जिससे ट्रेनिंग लेते हो, लेकिन अनट्यूटर्ड मतलब बिना किसी टीचर से, बिना किसी मास्टर से कोई ट्रेनिंग लिए बगैर, जीनियस,
एक बहुत ही मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, एक बहुत ही कुशल व्यक्ति कह रहे हैं कि भारत के अंदर एक अनट्यूटेड जीनियस वाज क्रिएटिंग पैराडाइज, वो भारत के अंदर एक स्वर्ग बना रहा था। पैराडाइज मतलब स्वर्ग बना रहा था। ईयर्स अगो, सालों पहले, द लिटिल पैच ऑफ जंगल दैट ही बिगेन clearing to make himself a garden sculpted with stone and recycled material is known to the world today as the rock garden at Chandigarh। कह रहे हैं कि ईयर्स अगो, सालों पहले, लिटिल पैच ऑफ जंगल, जंगल का एक छोटा सा हिस्सा, दैट ही बिगन टू क्लियरिंग, जिसको कि उसने साफ करना शुरू किया, टू मेक हिमसेल्फ ए गार्डन, जिसे अपने लिए गार्डन बनाना, स्कल्प्टेड विद स्टोन, स्कल्प्टेड मतलब खोदना, स्टोन पत्थरों को, ठीक है, पत्थरों को खोद करके, और रिसाइकल मटेरियल, एक कोई ऐसा मटेरियल जो कि दोबारा यूज हो जाए, इस, ठीक है, उसका यूज करके उसने एक गार्डन बनाया। इज नोन टू द वर्ल्ड, जो कि पूरी दुनिया के लिए जाना जाता है किसके रूप में, आज किसके रूप में जाना जाता है, एज द रॉक गार्डन एट चंडीगढ़, जो कि चंडीगढ़ के अंदर एक रॉक गार्डन के रूप में जाना जाता है। जैसा कि आपके सामने ये पिक्चर है, ठीक है, तो लगभग ऐसे ही जो स्टोन वगैरह है, ये बैंगल्स हैं, उन चीज़ों से बनाए हुए ये स्कल्पचर्स हैं, ये मूर्तियाँ बनाई हुई हैं रॉक गार्डन के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर, आज भी आप देख सकते हो। इट्स 80 ईयर ओल्ड क्रिएटर डायरेक्टर, इसके 80 साल के जो क्रिएटर हैं, इसके जो निर्माता हैं और इसके जो निर्देशक हैं, नेक चंद, इज नाउ हेल्ड एज इंडियाज बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आउटसाइडर आर्ट, तो वो प्रसिद्ध हो गए हैं। हेल्ड का मतलब क्या होता है, समझना, जिनको कि समझा जाता है इंडिया, भारत का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर, कंट्रीब्यूटर मतलब सहयोगी, सबसे बड़ा सहयोगी माना जाता है टू आउटसाइडर आर्ट, किसके लिए, आउटसाइडर आर्ट की दुनिया में सबसे बड़ा सहयोगी उसको माना जाता है भारत में। द 50th इश्यू ऑफ रो विजन, मतलब 50 मतलब 50वां जो उनका प्रकाशन था, इनका रो विजन, रो विजन एक मैगजीन है, ओके, यूके बेस्ड मैगजीन, पायनियर इन आउटसाइडर आर्ट पब्लिकेशन, पायनियर मतलब प्रथम, जिसको कि सबसे अव्वल या सबसे प्रथम समझा जाता है, इन आउटसाइडर आर्ट पब्लिकेशन, जो कि आउटसाइडर आर्ट है, ऐसे लेख लिखती है, ये एक मैगजीन है जो कि ऐसे जो आउटसाइडर आर्ट हैं या आर्टिस्टिक जो पर्सन है उनके बारे में छापती है, इनको सबसे आगे समझा जाता है इस मैगजीन को, रो विजन की, जो कि यूके के अंदर है। यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम, आपका जो इंग्लैंड है वो। फीचर्स नेकचंद, उन्होंने नेकचंद के ऊपर एक अपना लेख छापा, एंड हिज रॉक गार्डन स्कल्पचर, और उसका जो रॉक गार्डन स्कल्पचर था, वीमन बाय वाटरफॉल, ऑन इट्स एनिवर्सरी इश्यूज कवर, और उन्होंने अपने जो एनिवर्सरी, अपने जो सालाना जो उनका एक प्रकाशन जो कवर होता है उसके ऊपर उन्होंने उसको प्रकाशित किया। द नोशन ऑफ आर्ट ब्रूट और रो आर्ट वाज ऑफ वर्क्स दैट वर इन देयर रो स्टेट एज रिगार्ड्स कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस। द नोशन, नोशन का मतलब क्या होता है, नोशन मतलब इच्छा, ठीक है, द नोशन ऑफ आर्ट ब्रूट, आर्ट ब्रूट और रो आर्ट वाज ऑफ वर्क्स, उनका काम था, ठीक है, वाज ऑफ वर्क्स दैट वर इन द रो स्टेट एज रिगार्ड, जो कि अपने कच्ची अवस्था में थे, किसको देखते हैं, अगर हम कल्चरल सांस्कृतिक रूप में देखते हैं, और आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस, अगर हम कलात्मक जो प्रभाव देखते हैं, तो वो ये उनकी कला थी जो अपने सांस्कृतिक और कलात्मक रूप में बिल्कुल कच्ची अवस्था में थे, मतलब अभी नौ सीखिए थे। Anything and everything from a tin to a sink to a broken down car could be material for a work of art। Anything कुछ भी, और everything सब कुछ, from a tin एक टिन से लेकर के एक सिंक तक, और एक टूटी हुई कार उनके लिए एक वर्क ऑफ आर्ट, एक कला का कार्य बन सकती थी। समथिंग नेकचंद हैज़ टेकन टू डिजलिंग हाइट, और ऐसा कुछ जो नेकचंद ने इस कला को, आउटसाइडर आर्ट को, डिजलिंग मतलब चकराने वाली हाइट, ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। रिकॉग्नाइजिंग हिज आर्ट्स एज एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमोनी ऑफ द डिफरेंस अ सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम। नेकचंद ने मतलब उसको इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया कि रिकॉग्नाइजन, उन्होंने एक प्रमाण दिया था, ठीक है, रिकॉग्नाइजन मतलब इस बात को मान्यता दे दी, रिकॉग्नाइजन मान्यता दे दी अपनी कला को, जैसे कि एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमोनी, आउटस्टैंडिंग बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी, टेस्टिमोनी मतलब गवाही देना या प्रमाण देना, उन्होंने एक ऐसा प्रमाण दिया था, टू अ डिफरेंट टेस्टिमोनी ऑफ द डिफरेंस, कि एक ऐसा फर्क डाला कि एक सिंगल मैन की, कोई भी एक अकेला व्यक्ति
कैन मेक व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम। फर्क डाल सकता है, ठीक है, डिफरेंस मैंने फर्क डालना। कह रहे हैं कि एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमोनी ऑफ द डिफरेंस सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम, कि कोई अगर सिंगल व्यक्ति अपने सपने को जीता है, अगर उसने सोचा है, अगर उस कार्य को वो करता है तो वो बहुत फर्क डाल सकता है। द स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को will be honoring him by way of a European exposition of his works। कह रहे हैं कि द स्विस कमीशन जो है यूनेस्को का, और उसको सम्मान देगा, ओके, बाय वे ऑफ यूरोपियन, किसके द्वारा, यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क, उसके जो काम है उसकी प्रदर्शनी लगा करके। एक्सपोजिशन मतलब प्रदर्शनी। द 5 month इंटरेक्टिव शो, 5 महीने के जो पारस्परिक जो मेला या पारस्परिक जो उनका मेलजोल था, रिल्म ऑफ नेकचंद, ठीक है, उनकी प्रदर्शनी लगाई तो उसका नाम क्या रखा गया, रिल्म ऑफ, रिल्म मतलब होता है क्षेत्र या राज्य, नेकचंद का राज्य मतलब वहां पर वो लिखा गया था, उनकी जो प्रदर्शनी लगाई थी वहां पर। बिगिनिंग अक्टूबर विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम इन स्विट्जरलैंड, कहाँ पर बिगिनिंग शुरू की गई अक्टूबर के अंदर, कहाँ हुई थी, इन द लीडिंग म्यूजियम इन स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर जो कलात्मक जो प्रदर्शनी थी, जो म्यूजियम था, संग्रहालय जो, ठीक है, मुख्य कला संग्रहालय, लीडिंग म्यूजियम मतलब मुख्य कला संग्रहालय, वहां पर इसकी प्रदर्शनी लगाई गई थी स्विट्जरलैंड के अंदर। कहाँ कहाँ, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली, यहाँ यहाँ इनकी प्रदर्शनी लगाई थी। द बिगेस्ट रिवार्ड इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एंजॉय माई क्रिएशन, नेकचंद सेज। नेकचंद क्या कहते हैं अपनी प्रदर्शनी को लेकर के, अपने जो उन्होंने जो कार्य किए उसको लेकर के, कि द सबसे बड़ा जो इनाम है वो क्या है, वो है इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन, गार्डन में घूमना, एंड सीइंग पीपल एंजॉय माई क्रिएशन, और मैंने जो रचना की है उसको देखना, और जो लोग उसको देख करके जो इंजॉय करते हैं, जो आनंद लेते हैं, उसको देखना मेरे लिए सबसे बड़ा रिवार्ड यही है। ये जो लेख है ये हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर पब्लिश हुआ था 28 अगस्त 1905, जबकि ठीक है। और इसकी थोड़ी सी हम एक शॉर्ट समरी कर लेते हैं, ठीक है, पूरी पूरी लेसन की, सिर्फ थोड़ा सा इसमें लूंगा आपका, ठीक है। लैंडस्केप ऑफ द सोल, जो कि नेथली ट्रोवरॉय ने लिखा था, जो ठीक है, जो कि आर्टिस्टिक जो हिस्ट्री है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये सबसे पहली इसके अंदर मान के चलो ये 3 हिस्सों में डिवाइड था लेसन, इसके अंदर मतलब लिखा नहीं हुआ कि 3 हिस्सों में, लेकिन हम समझने के लिए 3 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लेते हैं, जिससे कि आपको समझना और याद रखना मतलब इजी हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल इसमें पहली जो कहानी मतलब ये आती है, डिफरेंस होता है, ठीक है, फर्क क्रिएट करते हैं यूरोपियन और चाइनीज पेंटिंग के अंदर, ओके। और दूसरा जो पॉइंट है वो आता है शेंशुई, जो कि माउंटेन और वाटर को लेकर के हमें जो पूरी पूरी कॉन्सेप्ट दाओइज्म जो कि समझाया जाता है। और तीसरा जो आउटसाइडिंग आर्ट है, ओके। इतना ज़्यादा नहीं है। पहले में जो सबसे पहले जो कहानी आती है कि एक टैंग जो एम्परर है शुआंगजोंग उन्होंने वो दाऊजी जो कि फेमस पेंटर थे उनको काम दिया कि आपने मतलब उनको पैलेस उनको डेकोरेट करना है तो पेंटिंग बनाएंगे। तो उन्होंने जो वो दाऊजी है उन्होंने एक शर्त रखी कि वो किसी और को नहीं दिखाएंगे, वो पेंटिंग जो है वो एक सीनरी के पीछे या किसी भी चीज़ के पीछे छिपा के रखेंगे और सिर्फ राजा ही उनको देखेंगे। तो क्या हुआ, जैसे वो देख रहे थे तो वो दाऊजी ने कहा कि जो गुफा उसके नीचे बनी हुई है, माउंटेन के जो नीचे तलहटी में एक जो गुफा बनी है उसको ताली बजाते हैं, ठीक है, वो दाऊ जी, तो वो उसका एंट्रेंस है जो ओपन हो जाता है और वो अंदर चले जाते हैं। और जैसे वो अंदर चले जाते हैं तो एंट्रेंस बंद हो जाता है और उसी के साथ जो पेंटिंग है वो भी गायब हो जाती है। और उसके बाद एक और जो कहानी आती है वो होती है कि एक चाइना का मतलब एक और पेंटर है जिन्होंने एक मतलब बनाते हैं, ठीक है, अपनी जो पेंटिंग बनाते हैं तो वो एक ड्रैगन की पेंटिंग बनाते हैं, लेकिन उसकी आंख नहीं बनाते, उनको ये डर था कि वो कहीं उड़ के बाहर चला जाएगा, ओके। और उसके बाद में एक और है 15वीं सेंचुरी के अंदर, जो कि एक ब्लैक स्मिथ होते हैं, लोहार होते हैं, अपने काम के अंदर मास्टर मतलब एक लोहार था अपना, तो उसका नाम था क्विंटन मैटसिस। उनको उसको प्यार हो जाता है एक पेंटर की लड़की से। तो जो पेंटर है उसको जो लोहार का जो व्यवसाय करने वाला जो काम करने वाला जो पर्सन था उसको वो पसंद नहीं आता, इस वजह से वो क्या करता है कि एक चुपके से उसके
रूम के अंदर या स्टूडियो के अंदर जहाँ वो पेंटिंग बना रहा था वहाँ पर घुस जाता है और उसकी पेंटिंग के ऊपर एक मक्खी बना देता है। और इतनी मतलब रियलिस्टिक लगती है कि वो उसको मतलब जब मारने के लिए मतलब जाता है, उड़ाने के लिए जाता है उस मक्खी को तो उसको पता चलता है कि ये तो एक पेंटिंग है, तो उसको वो अपना शिष्य बना लेता है। ओके। और उसके अपनी लड़की की उससे शादी भी कर देता है। और आगे चलता रहता है, चाहे तो उसके हमें सब कुछ बताता है आगे। फिर कॉन्सेप्ट आता है सेंचुरी का, जिसके अंदर पानी और चट्टान का हमें बताया जाता है। और उसके बाद में थोड़ी सी एक कहानी आती है, जो योगिक जो कला है, ठीक है, प्राणायाम बताते हैं सब कुछ। और आगे ये हमने जो आज पढ़ा है। आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो इसको आप वीडियोस को बार बार देखें, जिससे कि आपको बिल्कुल टू द पॉइंट आपको बातें समझ में आने लग जाएंगी। अगर नहीं आ रही फिर भी तो आप मेरे को बताइए, तो मैं एक बार दोबारा से या किसी और तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।